पता है गाइस, स्टार्टिंग में ना सारे ही फोन अच्छे लगते हैं और ये तो फिर भी अल्ट्रा है तो अच्छा लगना ही था। असलियत जो है ना वो कुछ दिन बाद ही आती है, क्योंकि ना शुरू शुरू में तो यार आप फोन को ही ताड़ते रहते हो, लेकिन फिर कुछ दिन बाद आप वो नई चीजें यूज करने की कोशिश करते हो। फिर जैसे जैसे और दिन निकलते हैं आप फोन पे वही चीजें करते हो जो आप अपने पुराने फोन पे कर रहे थे, और फिर कुछ चीजें आप नोटिस करते हो। फिर आपको समझ आता है यार है तो ये फोन ही ना, करनी घूम फिर के वही चीजें जो किसी भी फोन में करनी है। और तब जाके ना सेंस बनता है वीडियो बनाने का। अब देखिए गाइस, आपको मैं एग्जैक्टली वो चीजें बताऊंगा जो आपको इस फोन के बारे में पता भी होनी चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगा, जैसे ये फोन ठीक है या S25 अल्ट्रा से काम चल जाएगा, या फिर इसकी जगह iPhone 17 प्रो या प्रो मैक्स लेना चाहिए, और इसके जो नए फीचर है वो काम के हैं भी कि नहीं, जैसे प्राइवेसी डिस्प्ले। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं डिजाइन से। देखो यार, जब आप 1,40,000 रुपए खर्च करते हैं एक फोन पे, आप चाहते हैं कि एटलीस्ट आपको ये तो लगे ना कि हाथ में जो फोन है वो बढ़िया है और देखने में भी क्रेजी है। और देखिए गाइस, कुछ हद तक है भी। ये फोन ना कहीं भी रखा हुआ अच्छा ही लगता है। इसकी डिस्प्ले इतनी अच्छी लगती है और इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी काफी अच्छा है, और ये जो फ्लैट स्क्रीन है और इसके बेजल्स इतने पतले हैं, सब कमाल ही दिखता है। और प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, ये वैसे काफी हद तक S25 अल्ट्रा जैसा ही फील होता है हाथ में। बस ये है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े कर्व्ड हैं S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस, S25 अल्ट्रा का भी डिजाइन काफी सॉलिड था, इसका भी सॉलिड है, कोई डाउट नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस फोन को यूज किया ना, कुछ चीजें हैं जो निकल के आई हैं। देखो, फोन डेफिनेटली चौड़ा है, थोड़ा बड़ा है, तो एक हाथ से यूज करना 100% मुश्किल है। अच्छा, टेबल पे रखा हुआ वॉबल भी काफी तगड़ा करता है ये, हाँ, लेकिन अगर आप केस लगा लो तो थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। और इसकी जो ये स्क्रीन है ना, ये बहुत जल्दी फिंगरप्रिंट अट्रैक्ट करती है, तो काफी टाइम तो मैं इसको साफ ही करता फिरता हूँ। और मोटे मोटे आई थिंक यही इश्यूज हैं, मतलब कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, इनकी आदत पड़ जाती है तो आप काम चला लेंगे। लेकिन दो टाइप के लोग हैं जिनको स्पेशल इश्यूज आएंगे। पहला, अगर आप S Pen यूज करते आए ना, तो ना इस बार इन्होंने S Pen को बहुत पतला कर दिया, जिससे ना ग्रिप ढंग की बनती नहीं है लिखते वक्त। और आधे से ज्यादा टाइम जब आप अपने S Pen को वापस अंदर डालेंगे तो ना ये इस तरह से बाहर थोड़ा निकल रहा होगा, फिर आपको पूरा प्रोसेस वापस करना पड़ेगा जस्ट सो दैट S Pen ढंग से इंसर्ट हो जाए। और दूसरे वो लोग जो अपने फोन को वायरलेसली चार्ज करना चाहते हैं, क्योंकि ये फोन खुद से वायरलेसली चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर आप कोई कंपैटिबल केस लगा ले तो बड़े आराम से काम करता है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा गाइस, आई थिंक मुझे ये डिजाइन बहुत अच्छा लगा। और गाइस, जो स्क्रैच रेजिस्टेंस है दोनों फ्रंट की और बैक की, कमाल की है, कोई भी एक दाग तक नहीं है। इनफैक्ट मेरा जो S25 अल्ट्रा है जो 1 साल पुराना है, उसमें भी एक स्क्रैच तक नहीं है अभी तक, जबकि गाइस मैंने उस पे कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया ही नहीं, तो ना उस पे जरूरत थी, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इस पे भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन सीरियसली गाइस, फोन देखने में बढ़िया, फील में बढ़िया और पकड़ने में सुपर प्रीमियम, कोई डाउट ही नहीं है। खैर, अब बात करते हैं डिस्प्ले की। लेकिन सैमसंग का डिस्प्ले है, क्या ही बात करें, मेरा मतलब सैमसंग का फ्लैगशिप डिस्प्ले है गाइस, तो डेफिनेटली मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज दैट यू कैन गेट। देखने में भी बढ़िया है, कलर्स भी एकदम एक्यूरेट है और काफी ब्राइट है, तो अगर आप बाहर इसको यूज करते हैं, ब्राइट सनलाइट है, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन गाइस, इस बार ना सारी चर्चा प्राइवेसी डिस्प्ले को लेके है। मतलब सोचिए, कोई साइट से अगर आपकी स्क्रीन में झांक रहा है और उसको नहीं दिख रहा कि आप क्या कर रहे हैं, आई थिंक काफी कूल चीज है। और भी कमाल की बात यह है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये पूरे स्क्रीन के लिए करना है, या सिर्फ नोटिफिकेशंस के लिए करना है, या सिर्फ स्पेसिफिक एप्स के लिए करना है, जैसे मान लीजिए गैलरी। और जिन लोगों को लगता है कि वो प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर अगर लगा ले तो काम चल जाएगा, कम ऑन गाइस, पहली चीज तो वो परमानेंट हो जाएगा, दूसरी वो पूरी स्क्रीन पे ही काम करती है, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किस चीज पे लगेगी किस पे नहीं, और तीसरी चीज, उसके चक्कर में ना आपको थोड़ी ब्राइटनेस भी ज्यादा रखनी पड़ती है, जिससे आपकी बैटरी यूज होती है। तो देखो, सेम बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, प्राइवेसी डिस्प्ले को लेके कुछ कंसर्न्स हैं, तो एक एक करके उनको डिस्कस करता हूँ। पहला कंसर्न ये है लोगों का कि जब प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन होता है तो जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो थोड़ी डल या डिम हो जाती है, हाँ, लेकिन काफी कम। तो गाइस, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लेफ्ट में मैंने प्राइवेसी डिस्प्ले ऑफ रखा है और राइट में प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन रखी है, एंड मैंने एकदम कंफर्म किया है कि दोनों की ब्राइटनेस लेवल्स मैंने सेम रखे हैं। आप बताइए, आपको विजिबली डिफरेंस बहुत ज्यादा लगा क्या? मुझे नहीं लगा। दूसरा, जब आप प्राइवेसी को मैक्स पे सेट करते हैं ना, तब जाके डिस्प्ले थोड़ी अजीब दिखनी शुरू हो जाती है।
और हाँ, ये एक ट्रेड ऑफ है, बट फिर आपको एकदम मैक्स प्राइवेसी भी मिल रही है। और अब देखिए गाइस, ये डिफरेंस है जब प्राइवेसी डिस्प्ले एकदम ऑफ है, रेगुलर प्राइवेसी और मैक्स प्राइवेसी के बीच में। और अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो जो रेगुलर प्राइवेसी है, काफी हद तक तो आपको उसी से आपका काम हो जाएगा, बस एक्सट्रीम केसेस में आपको ये मैक्स करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा, स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि ये नोटिफिकेशन पैनल से जो प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करना पड़ता था, थोड़ा स्लो है ये प्रोसेस। लेकिन मैंने बाद में फिगर आउट किया कि अगर आप पावर बटन को डबल टैप करेंगे तो आप प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बस साइड की सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी डिस्प्ले पे सेट करना होता है। और आखिर में गाइस, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि S26 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले है वो S25 अल्ट्रा के डिस्प्ले जितना एंटी रिफ्लेक्टिव नहीं है, अगेन प्राइवेसी डिस्प्ले के कारण। टेक्निकली ये बात सही है, बट मैं ये कहूंगा गाइस, फिर भी S26 अल्ट्रा की जो एंटी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं वो किसी भी और फोन से इस कैटेगरी में बहुत अच्छी है। ऑनेस्टली गाइस, काफी क्रेजी फीचर है एंड इनोवेटिव भी है। बाकी ब्रांड्स इसको कॉपी करेंगे 100%, लेकिन सैमसंग ने ये पहले बनाया, सो कूडोस टू सैमसंग। वैसे गाइस, यही सारे नए फीचर्स हैं S26 अल्ट्रा में, और यही रीजंस भी बनने चाहिए इस फोन को खरीदने के लिए। वैसे और भी कुछ रीजंस हैं, कुछ नए AI फीचर्स आए हैं, कैमरा हार्डवेयर में हल्का फुल्का अपग्रेड है, और कुछ नए वीडियो फीचर्स भी आए हैं जो शायद आपको थोड़ा इनकरेज करे ये फोन खरीदने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने फोटोज ली इससे, S25 अल्ट्रा से और iPhone 17 Pro से भी, ताकि समझ आए कि इसके कैमरास कितने बेटर हैं। तो कैमरास की बात करते हैं। अब गाइस, सैंपल्स दिखाने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इसका जो कैमरा हार्डवेयर है काफी हद तक S25 अल्ट्रा के कैमरा हार्डवेयर जैसा ही है, लेकिन थोड़े से ब्राइटर कैमरास यूज हुए हैं, और इससे लो लाइट फोटोज एंड लो लाइट वीडियोस थोड़ी बेटर आनी चाहिए। लेकिन सैंपल्स ही देखते हैं अब। तो गाइस, देख के लग तो यही रहा है कि आईफोन अभी भी काफी नेचुरल ग्रीन्स एंड स्काईज कैप्चर करता है सैमसंग के मुकाबले। ज्यादा नेचुरल वाइब तो है आईफोन की, लेकिन इस बार डायनामिक रेंज के मामले में S26 अल्ट्रा ने काफी बढ़िया काम किया है। आप यहाँ शैडोज में डिटेल देखो, आईफोन में ना के बराबर, और S26 अल्ट्रा कितना बेटर है। इनफैक्ट यहाँ पे तो और ऑब्वियस हो जाता है, आईफोन ने एकदम शैडोज क्रश कर दिए। S25 अल्ट्रा बेटर है, लेकिन S26 अल्ट्रा काफी बेटर है। और जैसे मैंने कहा, S26 अल्ट्रा में कैमरास ब्राइटर हैं, तो यहाँ आपको वो क्लियरली दिख भी जा रहा है। लेकिन ना, लो लाइट में मुझे लगता है अभी भी थोड़ी ट्यूनिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि ना लो लाइट में जब भी फोटोज ले रहा था, ब्राइट तो हैं, लेकिन थोड़ी बहुत लाइट्स के अराउंड जो हेलो बन रहा है वो भी कैप्चर हो रहा है। S25 अल्ट्रा एंड आईफोन में काफी क्लियर शॉट्स हैं, मैंने और भी शॉट्स लिए एंड सब में ये दिक्कत दिख रही थी मुझे। आई थिंक कोई अगर ये अपडेट निकाले तो ये चीज ये फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि गाइस, जो पोर्ट्रेट्स S26 अल्ट्रा ने ली ना, कमाल की। चाहे आप कलर्स की बात कर ले जो काफी बढ़िया कैप्चर हुए हैं, या फोकस का जो फॉल ऑफ होता है वो भी काफी ग्रेजुअल है। आईफोन तो काफी बकवास पोर्ट्रेट ले रहा था, मतलब सब्जेक्ट पर फोकस ही नहीं ले पा रहा है। ऑल्दो डिटेल्स अच्छी कैप्चर कर लेता है आईफोन, लेकिन कंसिस्टेंटली ज्यादा एक्यूरेसी तो अब S26 अल्ट्रा में ही लग रही है। और अगर आप मेरी पोर्ट्रेट्स भी देखें, S26 अल्ट्रा ने काफी अच्छा काम किया है। स्किन टोन्स अच्छे से हैंडल कर रहा है, हाइलाइट्स भी, एंड ओवरऑल बैलेंस बढ़िया है। अच्छा, जो मैंने सेल्फीज दी ना इन फोन से, S26 अल्ट्रा की सेल्फीज कंसिस्टेंटली बाकियों से ब्राइट आती थी। मतलब स्किन टोन को डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस में हैंडल अब काफी बढ़िया तरीके से कर ले रहा है। ट्रिकी लाइटिंग सिचुएशंस में भी बैलेंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश है। लो लाइट सिचुएशंस भी अगर आप देखें, iPhone 17 Pro ने तो काफी लो डिटेल और सॉफ्ट फोटो कैप्चर की है। S26 अल्ट्रा फिर भी अच्छा है। ओवरऑल S26 अल्ट्रा बेस्ट लगा मुझे सेल्फीज के लिए। चलिए गाइस, अब बात करते हैं जूम की। तो देखिए, iPhone 17 Pro में आपको 8x तक जूम मिलता है, वो उसके 4x टेलीफोटो में ही क्रॉप करता है, और वैसे ही S26 अल्ट्रा में आपको 10x जूम मिलता है, जो इसके 5x टेलीफोटो लेंस में क्रॉप करके मिलता है। और गाइस, एक बात तो क्लियर है फोटोज देख के कि iPhone 17 Pro का 8x बेटर परफॉर्म करता है देन 10x जूम जो S26 अल्ट्रा में है। गलत मत समझना, S26 अल्ट्रा बुरा नहीं है, बस 17 Pro का 8x जूम कलर वाइज ज्यादा कंसिस्टेंट भी है और थोड़ा डिटेल भी हल्का सा ज्यादा कैप्चर करता है। वैसे अगर आपने सैमसंग के S सीरीज या जो इनकी फ्लैगशिप सीरीज के फोन्स नहीं यूज किए तो आपको बता दूं कि प्रो मोड में ये काफी रेजोल्यूशंस और काफी फ्रेम रेट्स पे वीडियो शूट कर सकता है। इनफैक्ट प्रो वीडियो मोड में तो आप ये भी चूज कर सकते हैं कि ऑडियो कहां से और कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए, और इनफैक्ट शूट करते वक्त एकदम क्लीन प्रीव्यू का भी एक ऑप्शन है। एक और चीज, जैसे iPhone 17 प्रो सीरीज में आपको प्रो रेज वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है वो सिनेमैटिक वीडियो फुटेज के लिए, वैसे ही सैमसंग ने इस बार APV वीडियो कोडेक इंट्रोड्यूस कर दिया है जो प्रो रेज जैसा ही है लेकिन ज्यादा एफिशिएंट है।
बेसिकली अब आप एपीवी कोडेक लॉग वीडियो फुटेज शूट कर सकते हैं एंड उसको कलर ग्रेड करके काफी सिनेमैटिक लुक अचीव कर सकते हैं फोन से ली हुई वीडियो में। कलर ग्रेड करना नहीं भी आता हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि फोन में ही कुछ प्रीसेट्स आते हैं जो आप खुद एक टैप से लगा सकते हैं एंड ये सब करके ना काफी अमेजिंग क्रिएटिव लुक आ जाती है वीडियो में। ओवरऑल ना मैं ये बोलूंगा कि डिपेंड करता है आप किस तरह की फोटोज ज्यादा लेते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट्स या सेल्फीज ज्यादा लेते हैं तो आई थिंक S26 अल्ट्रा इज अ बेटर डिवाइस। लेकिन अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हैं या लो लाइट में ज्यादा फोटोज क्लिक करते हैं तो 17 प्रो बेटर रहेगा। सो अगेन आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैमरास के बारे में काफी बात हो गई, अब बात करते हैं उन चीजों की जो आप 90% ऑफ द टाइम्स अपने फोन पे करेंगे, डे टू डे वाली थिंग्स। सो परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। और देखिए गाइस, सैमसंग का फ्लैगशिप है तो परफॉर्मेंस वाइज तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। टॉप ऑफ द लाइन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिप मिलती है आपको और चीजें मतलब क्रेजी फास्ट काम करती हैं। मतलब परफॉर्मेंस के बारे में मुझे लगता है बात करने की ज्यादा जरूरत है भी नहीं, लेकिन यूज करते करते सैमसंग फोन्स की और One UI की कुछ ऐसी चीजें हैं इस फोन में जो मुझे काफी अच्छी लगी। पहली चीज ना, मुझे कॉल कैप्चरिंग बहुत अच्छी लगी। तो मान लीजिए अगर मैं बिजी हूं, फोन नहीं उठा सकता, तो मैं पढ़ सकता हूं कि सामने वाला फोन पे क्या बोलना चाह रहा है और ये काफी यूजफुल लगा। दूसरी चीज, मैं फोटोज को अगर एडिट करना चाहता हूं, मेरे को जो मन में आए मैं बस टाइप करके वो चेंजेस अचीव कर सकता हूं। मतलब मुझे एडिटिंग आए ना आए, कोई एक्स्ट्रा ऐप या कोई एक्स्ट्रा AI डाउनलोड करने की कुछ जरूरत नहीं है, सब फोन पे ही हो जाता है। तीसरी चीज, मुझे पता है हम लोग बिक्सबी ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन बिक्सबी की इंटीग्रेशन सैमसंग सेटिंग्स के साथ आई थिंक क्रेजी है। तो जैसे मैं कमांड देता हूं बिक्सबी को ही कि मेरे व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एप्स की जितनी नोटिफिकेशंस है बस उनको ऑफ कर दो, और ये खुद सारे स्टेप्स लेता है और एग्जैक्टली वही कर देता है। मतलब आप कोई भी सेटिंग सोचिए, आपको ढूंढने की कुछ जरूरत नहीं है। जैसे मन में आए आप बिक्सबी को कमांड दो और वो खुद सेटिंग ढूंढ कर देगा। चौथा, आप कोई भी डॉक्यूमेंट को जब स्कैन करते हैं ना तो ये अपने आप उसमें से अगर रिंकल्स हैं तो उड़ा देगा, शैडोज हटा देगा, आपकी जो उंगलियां हैं उनको हटा देगा और क्लीन डॉक्यूमेंट स्कैन देता है। अगला, अगर आपके पास कोई भी प्राइवेट फोटोज या वीडियोस है जो आप हाइड करना चाहते हैं, सैमसंग अब आपको वो एक प्राइवेट एल्बम में डालने देता है और उस एल्बम को ऑब्वियसली सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ या कोई सिक्योर पिन के साथ। पहले भी आप कर सकते थे ये, उसके लिए आपको सिक्योर फोल्डर सेटअप करना पड़ता था, उसमें थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स इन्वॉल्व थे, लेकिन अब काफी क्विक हो गया है। वैसे इन सब चीजों के अलावा कुछ और चीजें हैं जो One UI में है जो बाकी सैमसंग फोन से भी मिलती हैं, लेकिन इसमें यूज किया तो अगेन अच्छा लगा। जैसे इसमें भी आईफोन के स्पॉटलाइट की तरह फाइंडर है, तो आप ऑब्वियसली इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट सर्च कर सकते हैं, कोई भी फाइल सर्च कर सकते हैं, इनफैक्ट कोई फोटो भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा कूल है, अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो या नेटफ्लिक्स वीडियो सर्च करना चाहते हैं, आप वो सर्च करके सीधा उस वीडियो पे जा सकते हैं। और एक चीज जो इसमें जेमिनाई है ना, ये बाकी सारे फोन्स में से डिफरेंट है, क्योंकि जेमिनाई जो सैमसंग फोन्स में है वो सैमसंग के नेटिव एप्स के साथ कमाल का इंटीग्रेट होता है। तो जैसे मैंने ये लॉन्ग प्रेस किया पावर बटन को और फिर जेमिनाई को बोला कि मुझे याद दिलाए कि कॉफी ऑर्डर करनी है फ्राइडे को 3:30 PM पे, ये रिमाइंडर सेट कर देता है सैमसंग के नेटिव रिमाइंडर ऐप में। या मान लीजिए मेरी कोई अपॉइंटमेंट है या मीटिंग है, वो कैलेंडर में मेरे को एंट्री करनी है, बस जेमिनाई को बोला और नेटिव कैलेंडर ऐप में चले जाता है। तो देखिए, ये तो हो गई क्रेजी चीजें, जो अच्छी चीजें हैं, जो बहुत बढ़िया काम करती है। सैमसंग ने अपने प्रेजेंटेशन में जब उन्होंने लॉन्च किया था अल्ट्रा को, नाउ नज और नाउ ब्रीफ के बारे में बात की थी, लेकिन वो ना इतना बढ़िया काम अभी नहीं कर रही हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको काम करने के लिए हमारी तरफ से अभी बहुत डेटा, बहुत इनपुट, बहुत इंटेंशनल यूज चाहिए ताकि उसमें से कोई बेनिफिट निकल कर आए। तो आई थिंक अभी भी उसमें थोड़ा काम बाकी है। और गाइज, एक और चीज, मुझे लगता है सैमसंग को ना अपने फोन में नेटिव वॉलपेपर्स और कुछ प्रीसेट थीम्स देनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा OnePlus फोन्स या ओप्पो के फोन्स या इवन वीवो के फोन्स में बहुत सारे इस तरह के प्रीसेट थीम्स आते हैं और सब एक क्लिक में अप्लाई होते हैं। वैसे सैमसंग फोन से भी आप थीम स्टोर में जाके, इनका एक बहुत ही बड़ा कैटलॉग है, यूजर जनरेटेड थीम्स है, आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि सैमसंग को कुछ हैंड पिक्ड स्टॉक थीम्स और वॉलपेपर्स ना देनी चाहिए, अभी बहुत कम है या है ही नहीं। हाँ, अब ऑब्वियसली अगर आप गैलेक्सी स्टोर में जाके गुड लॉक इंस्टॉल कर लेंगे तो कस्टमाइजेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है सैमसंग फोन्स पे। मतलब फिर तो सैमसंग से ज्यादा कस्टमाइजेबल फोन कोई शायद है ही नहीं एंड्रॉइड की दुनिया में। लेकिन जो भी कहो गाइस, One UI इतना फीचर लोडेड UI एंड्रॉइड में अगेन और कोई है नहीं जो कंपीट कर सकता है। इनफैक्ट मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है ये बताते हुए कि सैमसंग के यूजर्स इतने फीचर्स है सैमसंग के जो इतने इंपॉर्टेंट है, अभी भी यूज नहीं करते हैं। आप वो वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, मजा आ जाएगा।
एक चीज़ अभी रहती है फ़ोन के बारे में जो डिस्कस नहीं की, वो है बैटरी। तो बैटरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस बैटरी के मामले में ना एक अच्छी खबर एक बुरी खबर है। बुरी खबर तो ये है कि अभी भी 5000 mAh ही है, मतलब सालों से 5000 mAh ही चले जा रहा है। मैं रियली होप कर रहा हूँ कि कुछ तो ब्रेक थ्रू करे सैमसंग, या कुछ तो रिसर्च हो इनकी कि बैटरी बढ़ जाए। अब हो गया है टाइम। और अच्छी खबर ये है कि ये अभी भी सॉलिड 1 डे बैटरी है। इनफैक्ट ये एक स्क्रीनशॉट है एक काफ़ी बैलेंस्ड डे का जो मैंने लिया था, और इसमें मैंने बीच में कंटेंट भी देखा, गेमिंग भी करी, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे बहुत टाइम भी वेस्ट किया, लेकिन फिर भी मेरे पास 15% बैटरी बची थी और 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। तो अगर मैं वो 15% भी यूज़ करूँ तो 6.5 घंटे का 8 या 8.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिल सकता था, जो एक अल्ट्रा फोन के लिए बुरा नहीं है। और वैसे भी अगर आप मेरे ही तरह रात को चार्ज पे लगाते हैं तो पूरा दिन फोन आपके लिए काम करता है। रात को चार्ज पे लगाओ, सुबह 100%, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, चार्जिंग भी इसकी काफ़ी तेज़ है वैसे। अब अगर आप इसमें हाईएस्ट चार्जिंग लगाए, आई थिंक 65 वॉट्स की, अब करेक्शन 60 वॉट्स की अगर स्पीड से चार्जिंग करें तो ये 1 घंटे के अंदर 100% चार्ज हो जाता है। सही है। लेकिन हाँ, अगर इसमें बैटरी कैपेसिटी सैमसंग बढ़ानी शुरू कर दे, काफ़ी क्रेजी फ़ोन हो जाएगा। खैर, कंक्लूजन पे आते हैं। तो S26 अल्ट्रा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए गाइस, काफ़ी इंक्रेडिबल फ़ोन है। इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव, यूजफुल और वेल बैलेंस फ़ोन शायद ही आपको अल्ट्रा सीरीज में मिलेगा। वाकई में आई थिंक बेस्ट ऑलराउंडर फ्लैगशिप है। अभी बजट है तो डेफिनेटली ले लीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपको इसके और S25 अल्ट्रा के बीच में डिसाइड करना है तो मेरी मानिए, अगर आप S26 अल्ट्रा में प्राइवेसी डिस्प्ले नहीं यूज करेंगे तो S25 अल्ट्रा इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन। मैंने तो ये भी सुना है कि वो शायद अब 1 लाख रुपए में मिल रहा है, तो 40,000 रुपए अगर आप बचा सकते हैं, बचाइए। अब इसके और iPhone 17 Pro या Pro Max के बीच में देखिए, अगर आप एंड्रॉयड ही यूज करते आए हैं तो iOS पे जाना काफी पेनफुल हो सकता है, तो तैयार रहिएगा। अगर आपने मन बना ही लिया है कि नहीं, आईफोन लेना ही लेना है, अब मैं कुछ भी बोलूं फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप इन 3 फोन्स के अलावा कोई भी और फोन सोच रहे हैं जो मैंने वीडियो में जिसके बारे में बात नहीं की है, कमेंट से पूछ लीजिए, वहां बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और वो बेल आइकन को मार्क करके ना नोटिफिकेशंस ऑल पे सेट कर दीजिएगा। बड़ी हेल्प मिलती है चैनल को। मिलते हैं।